मैं शहला निगार गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। डंपिंग यार्ड बना ऑक्सीजन यार्ड। कुचामन के युवाओं ने विकसित किया 11,000 पौधों का अर्बन फॉरेस्ट। कर्नाटक के बेलगावी का एक गांव, जहां गांव की सफाई ना करने पर निवासियों पर लगता है जुर्माना। मंत्रोच्चार और प्रार्थना के साथ होता है स्वच्छता अभियान। पोस्ट कार्ड पर सवार होकर बच्चों के घर पहुंच रही हैं कहानियां। चिट्ठियों में छुपा हुआ है ज्ञान का भंडार। सिर्फ चाय ही नहीं बनाती, अब इंजन भी स्टार्ट करती हैं महिलाएं। चेन्नई की सड़कों पर उतरा महिला ऑटो चालकों का जत्था। लीजिए बर्फ पर क्रिकेट का आनंद। स्वच्छ भारत अभियान का सपना अब देश के कोने कोने में हकीकत बन रहा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कर्नाटक के बेलगावी जिले के जागनूर गांव में, जिसने स्वच्छता की एक अलग ही इबारत लिख दी है। जी हाँ, यहाँ पर ना केवल ग्रामीण खुद से सफाई करते हैं, बल्कि स्वच्छता के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। क्या कुछ है मानक, आइए जानते हैं। सुबह के ठीक 4 बजे, जब सूरज की पहली किरण भी धरती पर नहीं पहुंचती, तब बेलगावी के जगनूर गांव की गलियां जाग उठती हैं। हाथ में झाड़ू और दिल में सेवा का भाव लिए ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि इसी गांव के किसान और युवा हैं। जय हनुमान स्वच्छता सेवा समिति के बैनर तले ये सिलसिला बिना थके, बिना रुके लगातार जारी है। ये है जगनूर गांव, जो कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिक्कोडी तालुका में स्थित है। इस अनूठी परंपरा की नींव साल 2006 में रखी गई थी, जब जय हनुमान स्वच्छता सेवा समिति का गठन हुआ, और तब से लेकर आज तक अनुशासन का ये पहिया कभी नहीं थमा। कोई एब्सेंट होता ना, उसको 10 रुपए से दंड लगाने के बाद 50 रुपए और 100 रुपए तक हर एक आदमी को दंड पैसे में सब मिला के 23 लाख रुपीस 23 लाख रुपए वो पैसा गोला जमा होता है। उसके लिए वो सब मिला के एक ग्रामीण श्री राम रामांजनेय ग्रामीण बैंक करके ओपनिंग करता है 2023 में 2023 में। उस पैसे उसके उस स्वच्छता कार्यक्रम में काम करता है उसको आदमी को, और कोई गरीब आदमी को पैसे उस लोन तरफ से देता है। वो गारंटी उसका कमेटी का सदस्य जमीन करके सही करके देके, वो आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छा होता है गरीब आदमी को, वो भी बहुत अच्छा काम है। हर शनिवार ठीक सुबह 4 बजे संघ के सभी सदस्य गांव के हनुमान मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। काम की शुरुआत किसी मशीन की गूंज से नहीं, बल्कि मंदिर के प्रांगण में मंत्रोच्चार और प्रार्थना के साथ होती है, जो इस कार्य को आध्यात्म से जोड़ देती है। प्रार्थना के तुरंत बाद सभी सदस्यों की हाजिरी ली जाती है, और इसके बाद अनुशासित सिपाहियों की तरह सभी सदस्य अपने हाथों में झाड़ू और टोकरियां थामे गांव की गलियों को चमकाने निकल पड़ते हैं। पिछले 19 वर्षों से बिना एक भी शनिवार चूके जगनूर के ये कर्मयोगी इसी रीति का पालन कर रहे हैं। इन कर्मयोगियों की सेवा का दायरा पूरे गांव में फैला हुआ है। गांव का हर कोना इनकी निष्ठा और श्रमदान की गवाही दे रहा है। इस मुहिम की सबसे बड़ी ताकत है इसका कड़ा अनुशासन। इस दल में 60 से ज्यादा सदस्य हैं, जिनका अपना एक ड्रेस कोड और नियम है। अनुशासन ऐसा कि कोई भी सदस्य बिना ठोस कारण के सफाई अभियान में शामिल नहीं होता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है, और इस जुर्माने से इकट्ठा हुए पैसों से झाड़ू, बत्ती जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। आश्चर्य की बात ये भी है कि इसी जुर्माने की राशि से इन लोगों ने यहाँ एक बैंक भी खोल दिया है। ये सहकारी बैंक संबंधित संघ के सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराता है, और अब तक इस बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। गांव में ये रामांजनेय एक बैंक है। ये बैंक में मेरे को लोन मिला है क्योंकि मेरे को बिजनेस और कुछ आर्थिक कुछ क्या-क्या काम करने के लिए काम मेरे को अच्छा लग रहे हैं ये बैंक से। लेकिन ये बैंक से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन भी मिला है इधर है हमको। गाँव में ये ऐसा बैंक में लोन मिलने के बाद में हम
बिजनेस करने के लिए अच्छा लगाया। मेरे अंदर में 10-15 आदमी भी काम कर रहे हैं अभी, इसलिए मेरे को ये बैंक से अच्छा लग रहा है। जगनूर की इसी विशेष सेवा के लिए इसे गांधी ग्राम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार ये गौरव हासिल हुआ है। बिना किसी सरकारी मदद के जगनूर के इन मेहनतकश ग्रामीणों ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े नगर निगम नहीं कर पाते हैं। स्वच्छ भारत का सपना यहाँ सही मायनों में सच हो रहा है। 2006 से शुरू हुई जागनूर की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वो है कि सामूहिक स्वामित्व ही बदलाव का बड़ा इंजन है। इस गांव स्वच्छता को केवल ना ही एक काम के तरह से देखा है, इसको जिम्मेदारी से बदला है। विद दोडमनी के साथ ज्योति दफेदार, डीडी न्यूज, बेलगाम। तो ये तो बात हुई कर्नाटक के जगनूर गांव की और अब आपको लेकर चलते हैं चेन्नई में और दिखाते हैं कि किस प्रकार महिला ऑटो चालक मिसाल बन रही हैं। जी हाँ, महिला ऑटो चालकों का पूरा एक जत्था है और वो चेन्नई की सड़कों पर धड़ल्ले से ऑटो चला रही हैं। पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में उन्होंने हाथ आजमाया और देखिए क्या कमाल कर दिखाया। चेन्नई का वीरा पिंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन महिला ऑटो ड्राइवर्स का संघ है। 7 साल पहले महिला ऑटो ड्राइवर्स की समस्याओं को हल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत हुई, जो अब बढ़कर 1500 सदस्यों का एक मजबूत नेटवर्क बन गया है। माय प्रोफेशनल ऑटो ड्राइवर। मैंने अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को ऑटो ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया है और आगे भी देती रहूंगी। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी सांस चलेगी। 90 के दशक में ऑटो ड्राइविंग महिलाओं के लिए एक सपना था। पारिवारिक संकट में मीनाक्षी ने चेन्नई की सड़कों पर ऑटो चलाया, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। उस समय गिनती की महिलाएं ही इस पेशे में थीं। पुरुषों का तिरस्कार, यातायात चुनौतियां, आर्थिक तंगी, सबका डटकर मुकाबला किया। 2019 में वीरा पिंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन संस्था की रखी थी नींव। लाइसेंस ट्रेनिंग से लेकर ऑटो लोन सहायता तक, विधवाओं, गरीब परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता। आज चेन्नई आरटीओ से विशेष कोटा, बैंक लोन सुविधा, 500 से अधिक महिलाओं को लाइसेंस, 300 से अधिक को ऑटो खरीदने में मदद। गौरतलब है कि अपने बेहतरीन काम के लिए मीनाक्षी को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि से वर्ष 1999 और 2005 में जयललिता से अवार्ड भी मिल चुका है। वीर पेंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन चेन्नई का ऐसा एसोसिएशन है जिससे 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था। उनके घर में किसी न किसी प्रकार की वित्तीय संकट थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑटो ड्राइविंग की लाइन में आना पड़ा और इस ऑटो ड्राइविंग के लाइन में लाने के लिए मीनाक्षी अम्मा का बहुत ज़्यादा योगदान है, जो महिलाओं को ऑटो ड्राइविंग की ट्रेनिंग देती हैं और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो कैसे मुहैया हो उसके लिए मदद करती हैं। कैमरामैन राघवन के साथ मैं रितेश रंजन, डीडी न्यूज़ चेन्नई। और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और दिखाते हैं कि किस प्रकार आदिवासी बाहुल्य जिले में शिक्षा की मुहिम चल रही है, किस प्रकार बच्चों के लिए गांव-गांव, घर-घर कहानियां पहुंच रही हैं और वो भी डाकिये के जरिए चिट्ठियों में। उपक्रम एक ऐसी संस्था जो न कि सिर्फ अपने स्तर से रोचक पुस्तक उपलब्ध करा रही है, बल्कि अभिभावकों और बच्चों के साथ बैठकर उन्हें शिक्षा के महत्व और उन्हें समाज में स्थापित करने के उनके आंतरिक गुणों को भी संवार रही है। रोचक बात तो यह है कि दुरूह अंचल होने और संसाधनों की कमी होने का भी इन संस्थानों पर कोई विशेष फर्क पड़ता नजर नहीं आता, क्योंकि संस्था ने डाक विभाग के माध्यम से बच्चों के घर पोस्ट कार्ड और किताबें भेजकर शिक्षा के प्रति जागरूकता करने का काम निरंतर जारी रखा है। सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्रों में डाकिये शिक्षण सामग्री और इन चिट्ठियों में बंद कहानियां और कथाएं बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। उपक्रम एक यात्रा है, एक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जहां सकारात्मक चीजें हो रही हैं। शिक्षा की यात्रा है, कला की यात्रा है, पुस्तकों की यात्रा है और सोनभद्र जैसे जिले में ये यात्रा अनवरत चलती रहे, उसकी एक शुरुआत है। यहाँ स्वयंसेवियों की पूरी एक टीम है, जिनका मानना है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से ही वनवासी बच्चों का उद्धार नहीं हो सकता, बल्कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज भी डेवलप करने की जरूरत है।
ताकि उन बच्चों के दिमाग में ये बात निकल सके कि वह सदियों से जैसे थे वैसे आगे भी चलते रहेंगे। और इसीलिए संस्था ने न सिर्फ अपने स्तर से पुस्तकों का वितरण कर उन्हें इससे जोड़ने की कोशिश की है, बल्कि ग्राम चौपाल के माध्यम से भी बच्चों और अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़ने की मुहिम जारी रखी है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर दूर दराज के प्राथमिक विद्यालयों में भी पुस्तकें और व्यवहारिक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है। सुदूर क्षेत्रों में इन बच्चों के माता पिता ही नहीं बल्कि उनके दादा दादी भी इस शिक्षा से जुड़कर खुद को बेहतर महसूस करने लगे हैं। यहाँ उतनी चिट्ठियां नहीं आती थी जितना मतलब वो बहुत ज्यादा कह सके जिसको। अचानक से एक बार वही उपक्रम की किताबें आई बच्चों के नाम पे, तो मतलब कई बार बहुत सारी आई, तो मैंने सोचा कि ये आखिर है क्या, मतलब अचानक से इतने सारी किताबें वो भी बच्चों के लिए कैसे। और मतलब ये जो माध्यम इन्होंने बनाया है पोस्ट ऑफिस को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा देखे कि अपने रिसोर्सेज का कितना अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया है। गौरतलब है कि संस्था की प्रमुख किरण त्रिपाठी का बचपन इन्हीं क्षेत्रों में बीता और उन्होंने क्षेत्र को बहुत करीब से जिया है, जिससे दिल्ली जैसे शहर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी वनवासी बच्चों के दर्द को भुला नहीं सकी और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाने में जुट गई हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सोनभद्र से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन में और दिखाते हैं कि किस प्रकार वहां के युवाओं ने डंपिंग यार्ड को 11,000 पौधों के अर्बन फॉरेस्ट में तब्दील कर दिया है। जी हां, 11,000 पौधों का ये खूबसूरत जंगल इन युवाओं ने जन सहभागिता से तैयार किया है और अब ये जगह इस इलाके के लोगों को ऑक्सीजन दे रही है और ये पूरा काम महज 11 महीनों में किया गया है। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी की रिंग रोड स्थित राजकीय खेल स्टेडियम के सामने की ये जगह कुछ समय पहले तक शहर का डंपिंग यार्ड थी। यहाँ चारों ओर गंदगी, प्लास्टिक और कचरे के ढेर लगे रहते थे, लेकिन शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने ठान लिया कि इस बंजर और गंदी जगह को हरियाली में बदलना है। समाज के अलग अलग तबकों और व्यवसाय से जुड़े लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया और कदम दर कदम सफाई अभियान शुरू किया। उन्होंने मिट्टी की खुदाई की, जिप्सम और बलुई मिट्टी डाली और फिर स्थानीय पौधों के लिए विशेष खाद तैयार की। महज 11 महीनों की मेहनत में 11,000 पौधे यहाँ जड़ पकड़कर पेड़ बन चुके हैं और ये जंगल अब सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। यहाँ पक्षियों के घोंसले हैं, कीट पतंगे और छोटे जीव अपने घर बना रहे हैं। डंपिंग यार्ड को ऑक्सीजन यार्ड में बदलने की ये कहानी हर किसी को चौंका रही है। 11 महीने के अंदर जो ये विशाल फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो इसके यूनिक जो हम मॉडल यहाँ पे लेके आए कि इसमें जो बैरन लैंड के अंदर है, हमने यहाँ लोकली जो अवेलेबल प्लांट्स हैं और विविधता से भरपूर है वो प्लांट लगाए हैं। तो ये जो फॉरेस्ट डेवलप किया गया है, ये यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में डेवलप किया गया है कि यहाँ की स्थानीय वैरायटी को बढ़ावा मिले और उसके साथ में जो क्लाइमेट रेजिलियंट जो प्लांट्स है उनको बढ़ावा मिले और जो हमारी जो बैरन लैंड है उसके अंदर प्लांटेशन मैक्सिमम हो पाए। इस फॉरेस्ट की असली खूबसूरती है इसका पूरी तरह स्वदेशी होना। यहाँ किसी भी तरह का रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल नहीं हुआ। पौधों की सुरक्षा और बढ़वार के लिए केवल जीवामृत और जैविक खाद का प्रयोग किया गया। सिंचाई में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया गया। इस अनोखे प्रयोग से लाखों लीटर पानी की बचत हुई है। युवाओं की मेहनत और सोच का ही नतीजा है कि शुरुआती महीनों के बाद अब इस जंगल को निराई गुड़ाई जैसी मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जंगल अपने आप पनप रहा है और आने वाले समय में ये पूरे इलाके के लिए ऑक्सीजन फैक्ट्री बनकर उभरेगा। खास बात यह है कि इस फॉरेस्ट में विलुप्त होती जा रही स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित करने और आमजन को उनसे रूबरू कराने के लिए उनके पौधे लगाए गए थे जो अब पेड़ बन चुके हैं। यहाँ के लोगों को अपनी स्थानीय प्रजाति का मालूम चले कि अपने ये ऐसे पौधे भी होते थे जो ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कार्य करते थे, वो करीब करीब विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे पौधों का विशेष ध्यान यहाँ पे किया गया। इस जंगल की एक और खासियत है यहाँ लगाई गई पौधों की विविधता। 100 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियां यहाँ शामिल की गई हैं। इनमें कई ऐसी हैं जो अब गांवों और खेतों से लगभग गायब हो चुकी थीं। स्थानीय पौधों की इस विविधता ने फॉरेस्ट को जैव विविधता का हब बना दिया है। ये जंगल अब न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का केंद्र है बल्कि
शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। तो बेसिकली एक स्वदेशी तकनीक है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल का अधिकतम उपयोग करके स्थानीय जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही है, विलुप्त के कगार पे है, उनको एक तरह से बढ़ावा देना है। ये अर्बन सर्कुलर फॉरेस्ट अब सिर्फ शहर का ऑक्सीजन यार्ड नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है। युवाओं की पहल ने साबित कर दिया है कि सामूहिक प्रयास से किसी भी बंजर और बेकार पड़ी जमीन को हरियाली में बदला जा सकता है। ये कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो डंपिंग यार्ड को भी ऑक्सीजन यार्ड बनाया जा सकता है। कुचामन सिटी का ये प्रयोग आने वाले वक्त पे पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बन सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का के लिए राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले से शफीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर की सुदूर गुरेज घाटी में इस बार सर्दियों का मौसम उत्सवों का मौसम बनकर आया और इस बार वहां के निवासियों ने बर्फ पर क्रिकेट का खूब आनंद उठाया। कई मायनों में ये जो क्रिकेट लीग था बहुत ज़्यादा खास था। महिला सशक्तिकरण की वानगी यहाँ देखने को मिली, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर की सुदूर गुरेज घाटी में रहने वाले लोग सर्दियों की उदासी को उत्सवों के मौसम में बदलकर दूर कर रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में अलग थलग पड़ जाने वाले ये निवासी अब अकेले नहीं हैं। अब वो खेलों के माध्यम से एक साथ आ रहे हैं। सालों से बर्फबारी निवासियों के लिए कठिनाइयां लेकर आती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में बर्फ पर क्रिकेट काफी लोकप्रिय हो रहा है। ये देखिए अनोखा क्रिकेट मुकाबला। लोग एंजॉय कर रहे हैं, यूथ एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसकी तरफ तवज्जो है और वो सपोर्ट कर रही है। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट हमें मिल रहा है इसमें हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से वहाँ पे जो है स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। गुरेज में हमारा जो प्रॉपर गुरेज पड़ता है वहाँ पे बहुत सारी टीमें वहाँ पे गुरेज से वो उसमें शिरकत कर रही है। और जहाँ तक विंटर टूरिज़्म का सवाल है तो हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि अब धीरे धीरे जैसे गर्मियों में वहाँ पे टूरिज्म का फ्लो रहता है और अब सर्दियों में भी वहाँ पे टूरिस्ट जाने लगेंगे। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के गुरेज की बर्फ से ढकी वादियों में गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 आयोजित किया गया, जिसका यहाँ के स्थानीय निवासियों ने खूब आनंद उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्ल्स एग्जीबिशन मैच तो और ज्यादा खास रहा। इस अनोखे स्नो क्रिकेट मुकाबले ने स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह पैदा किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और क्षेत्र की बेटियों में क्रिकेट के बढ़ते रुझान को मंच देना रहा। बर्फीले मैदान पर खिलाड़ियों के जज्बे ने दर्शकों का दिल जीत लिया। भारतीय सेना द्वारा समर्थित ये टूर्नामेंट 16 फरवरी तक आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य पब्लिक से कनेक्ट तो था ही, नियंत्रण रेखा के पास रहने वाली लड़कियों का सशक्तिकरण भी था। गौरतलब है कि गुरेज में बर्फबारी शुरू होते ही अधिकतर गतिविधियां ठप हो जाती हैं, लेकिन ये खेल का क्रेज ही है कि न केवल युवा बल्कि बुजुर्ग भी दर्शक बनकर खेलों का आनंद लेते हैं। इससे वहाँ लोगों की गतिविधियां भी जारी रहती है और एक सकारात्मक संदेश भी जाता है कि नकारात्मकता से दूर गुरेज के युवा अब खेलों का रुख कर रहे हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीजन में स्थानीय लोगों का उत्साह कई कारणों से बढ़ा है। अधिकारियों के अनुसार इस लीग का उद्देश्य उन क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है जो कि कड़ाके की ठंड के मौसम में बंद रहते हैं। प्रशासन और भारतीय सेना के सहयोग से बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट एक अच्छी पहल है। गुरेज की कई टीमें इसमें शामिल होती हैं। इससे शीतकालीन पर्यटन में इजाफा होने की उम्मीद है। जिस तरह लोग सोनमर्ग या गुलमर्ग का आनंद उठाते हैं, उसी तरह अब गुरेज में सर्दियों के दौरान इस तरह के मनोरंजन और अन्य खेल गतिविधियों की भी अपार संभावनाएं हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुरेज से अनीस जरगर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए
आपने ये अच्छी खबरें, यहाँ हर कहानी कुछ खास है। ये जज्बा है देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, और ऐसी खबरें प्रेरणा बनती हैं दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियां लेकर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।